दोस्तों, मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए अरिहंत की जो बुक आती है उसका डिस्कशन चला रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज है केमिस्ट्री का डिस्कशन, यानी कि रसायन विज्ञान का डिस्कसन है। बायोलॉजी का डिस्कशन इसके पहले हो चुका है और साइंस में ये 2 ही सब्जेक्ट बाकी हैं, 3, एक तीसरा है आपका फिजिक्स। तो उसका भी डिस्कशन मैं करवा दूंगा। अगर आप बाद में ये सेट देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, शायद मैं करवा चुका हूँ। प्रत्येक दिन यहाँ पे आपके इस चैनल पे 2 वीडियोस मिलते हैं। 7 बजे आपको डेली मिलता है मॉक टेस्ट, तो वो मॉक टेस्ट भी आप डेली लगाया कीजिए। तो आज हम रसायन विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस आपके अरिहंत के बुक में दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो अरिहंत की बुक होती है वो एसएससी के लिए रामबाण बुक है। मैंने 2018 में इससे पढ़ाई की थी और मुझे 92 मार्क्स मिले थे। काफ़ी अच्छे स्कोर करवा सकता है अगर आप इस बुक से पढ़ाई करते हैं। इस बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, किसी से भी पूछ लीजिए कि एसएससी जीडी की परफेक्ट बुक है। तो आप इससे पढ़ाई कीजिए और पूरा बुक आपको फ्री में दिया जाए, तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा H2O, यानी कि जो जल है वो आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। आप जब ध्यान से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पानी होता है वो बर्फ़ में भी रहता है, यानी कि ठोस में, पानी यानी कि द्रव में, और गैस यानी कि जलवाष्प में भी रहता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो आपकी ठोस, द्रव में, गैस होती हैं। चौथी अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? तो चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन क्या है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पे वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर ताप पे किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाएगा? तो स्थिर ताप पे किसी गैस का आयतन जब कम करेंगे तो उसका दाब पहले बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु क्या है? तो वायु क्या है दोस्तों? आपका एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि दूध किसका उदाहरण? तो दूध आपका उदाहरण है दोस्तों इमल्सन का। किसका? इमल्सन का उदाहरण है दूध। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6.023 × 10⁻23। ठीक है, ये होती है 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 11.2 लीटर। 11.2 लीटर होता है CO2 का आयतन एनटीपी पर 22 ग्राम। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कण है? तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सभी आपके मौलिक कण हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी आपके मौलिक कण हैं। दोस्तों इस पूरे सेट में लगभग 70 के करीब में क्वेश्चन हैं और लास्ट में आपके वो क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो सारा सेट लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को दोस्तों आपका कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को। अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बिल्कुल सही, बीटा किरणों में आपका ऋणात्मक आवेश होता है, बीटा किरणों में। अगला क्वेश्चन है गामा किरणें कैसी हैं? गामा किरणें कैसी होती हैं? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या कहते हैं? गामा किरणें कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 8O15, 8O16, 8O17 को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका समस्थानिक। क्या कहलाते हैं ये सारे? समस्थानिक कहलाते हैं, ये बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बिल्कुल सही, बीटा के किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं आपका अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण। अगला क्वेश्चन क्या है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को कौन लाल कर देता है? तो ये अम्ल आपका नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान सभी को पता होगा 7 से अधिक होता है। 7 पे आपका उदासीन होता है। 7 से जब अधिक बढ़ेंगे तो आपका क्षारीय होता जाएगा और 7 से जब माइनस की ओर बढ़ेंगे तो ये आपका अम्ल होता जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल आपका क्या होता है, उदासीन होता है। अभी आपको बताया तो 7 होगा, एकदम करेक्ट 7 पे आपका मान उदासीन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है। धातु है मगर वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है, तो सोना का नहीं होता है। चांदी का भी आपका होता है, चांदी का, तांबा का, लोहा का सबका होता है, मगर सोना का संक्षारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया उसको कहते हैं जब ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा के अवशोषण को ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग किसके साथ घटता बढ़ता रहता है। तो किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता रहता है। ये बात याद रखेंगे, जैसे जैसे अभिक्रिया की प्रगति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग घटता जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उत्प्रेरक क्या करता है, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। कोई भी उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इसीलिए यूज किया जाता है ताकि उसका वेग बढ़ाया या घटाया जा सके। तो यहाँ पे मेनली हो गया कि बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव के अनुसार तत्वों के आवर्ती गुण फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो कैसे गुण आवर्ती फलन में होते हैं, तो परमाणु भार के। मेंडलीव ने क्या बताया था कि परमाणु भार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक कौन है। आधुनिक आवर्त नियम यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपका बनाया है मोसले ने बनाया है। मेंडलीव ने कैसा बनाया था, तो उनके परमाणु भार के आधार पे, और मोसले ने बनाया परमाणु क्रमांक के आधार पे। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो परमाणु घनत्व आपका आधार है। ठीक है, क्या आधार है, परमाणु घनत्व। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कैसा होता है। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक अक्रिय गैस होता है। ये बात याद रखेंगे, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक अक्रिय गैस होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन है सोना का लैटिन नाम क्या है। सोना यानी कि गोल्ड का लैटिन नाम क्या है, तो ये है आपका ओरम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सोना का लैटिन नाम क्या है, तो ओरम है। अगला क्वेश्चन है वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट पाट कर पतली पत्तर बनाई जा सकती है, यानी कि पतली चादर बनाई जा सकती है धातुओं को। तो वो क्या, कौन सा गुण कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका आघात वर्धनीयता। तन्यता का कहलाता है, तो तन्यता खींच के तार के जैसा बनाने को कहते हैं। तार के जैसा बनाएंगे तो होगा तन्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाती है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। सीधी सी बात है, ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल सही, उन्हें गैंग कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे, जो अयस्कों में अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं उन्हें गैंग कहा जाता है। ये सारा आपने हाई स्कूल 8th 9th के बुक में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है पारे का प्रमुख अयस्क क्या है। पारे का प्रमुख अयस्क, तो पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। ये बात याद रखेंगे, पारे का प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेबार। अगला क्वेश्चन है रेडियम किससे प्राप्त होता है। रेडियम आपका प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। किससे प्राप्त होता है, पिच ब्लेंड से रेडियम। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो ऑप्शन बी थोरियम का अयस्क है आपका मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट बिल्कुल सही आपका लोहा का अयस्क है, यानी कि आयरन का। अगला क्वेश्चन क्या बनना है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो जर्मन सिल्वर आपका मिश्रण है तांबा जस्ता एवं निकल के। जर्मन सिल्वर से ही आपका रिवॉल्वर बनाई जाती है। तो ये बात भी याद रखेंगे, अगर कभी पूछ ले कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो तांबा जस्ता एवं निकल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण है। 38 का क्या आंसर हो जाएगा, पीतल किसका मिश्रण है। तो पीतल धातु आप सभी ने सुनी होगी, तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होती है आपका पीतल। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण, तो लोहे पर जंग लगना आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर
हरे रंग की परत जम जाती है तो ये तांबे के ऊपर जम जाती है। आप सभी को पता होगा कि अगर तांबे को वायु में थोड़ी देर रखा जाए तो हरे रंग की परत जम जाती है। अगला क्वेश्चन है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने का सोडा यानी कि ये ऐसे पूछ सकता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडा का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। यानी कि कौन से तत्व मिलाए जाते हैं तो आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। ये कई बार कई स्टेट लेवल के पुलिस लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो SR और BA आतिशबाजी में रंग के लिए प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नीले थोथे का रासायनिक सूत्र क्या है। नीले थोथे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा आपका Na2S2O3 इंटू 5F2O। Na2S2O3 इंटू 5F2O। अगला क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो जल की स्थायी कठोरता आप सभी को पता होगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है। जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है, तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता दूर की जाती है। अगला क्वेश्चन है साधारण कांच किसका मिश्रण होता है। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, तो आपका दोस्तों साधारण कांच सोडियम सिलिकेट, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट इन सभी का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट तो सभी को पता होगा जोसेफ एस्पटीन ने पोर्टलैंड सीमेंट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ये इसको पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा गया था, क्योंकि ये पोर्टलैंड नामक एक जगह पे बनाया गया था, तो इसीलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा गया। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है आपका सेलुलोज। सेलुलोज आपका पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज के बारे में ये बात भी ध्यान रखना है कि सेलुलोज हमारे पच नहीं सकता है। और ये सेलुलोज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो पाचक गोलियों में इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी पाचक गोलियां हाजमोला वगैरह आती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो आप सभी को पता होगा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपका यूरिया। यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया क्या कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका किण्वन। किण्वन क्रिया में सूक्ष्म जीव धीरे धीरे अपघटित होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुण में। अगला क्वेश्चन है पेंसिल बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। तो पेंसिल बनाने में अब आपको ऐसा नहीं बताना कि लकड़ी प्रयुक्त होता है, दरअसल उसके पेंसिल के आगे जो काला वाला भाग होता है जिससे हम लिखते हैं, तो आप सभी को पता होगा कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है और इसके अलावा हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस में मुख्यतया कौन रहता है। तो प्राकृतिक गैस में आपका मुख्यतया होता है मीथेन CH4, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। गोबर गैस में मुख्यतया होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतया कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस में भी आपका मुख्यतया मीथेन गैस ही होती है। कौन सी गैस, मीथेन गैस होती है CH4। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो सभी को पता होगा लेड टेट्राथाइल प्रयुक्त होता है। क्या, लेड टेट्राथाइल प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल किसका मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण, तो पेट्रोल मिश्रण है आपका हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है आपका पेट्रोल, याद रखेंगे बात। चलिए आपके कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और सारा अरिहंत के बुक का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और पूरी सीरीज को कंटिन्यू देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में, इसकी बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितना टफ क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल हो जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, जब पानी जम जाता है
तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? तो जब पानी जम जाता है दोस्तों तो उसका घनत्व आपका घट जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, जब पानी जम जाएगा तो उसका घनत्व घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो गुरु जल यानी कि भारी जल, तो भारी जल का होता है D2O। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? हास्य गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक फार्मूला N2O3 और इसको बोलते क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो सबसे भारी आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है आपका OS, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड क्या करता है? कांच को नीला रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म जीवों की आयु की गणना किस तकनीकी के द्वारा की जाती है? जीवाश्म जीवों के आयु की गणना किस तकनीकी के द्वारा की जाती है? तो सभी को पता होगा कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि के द्वारा जीवाश्मों के आयु की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड दोस्त देख लेते हैं। किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार की यौगिक बनाती है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका -3 से +5 के ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाती है। ये बात बिल्कुल नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है C6H14 का अगला उच्च सजातीय कौन सा होगा? C6H14 का देखिए काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के जो पूछे जाते हैं काफ़ी कठिन होते हैं। तो C6H14 का अगला सजातीय इनमें से आपका हो जाएगा D C7H16। C7H16। अगला क्वेश्चन क्या है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है? तो सौर सेल को बनाने के लिए मेनली सिलिकॉन का यूज किया जाता है। किसका यूज? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए सभी को पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। जो प्लास्टर बांधा जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके आर्यहंत के बुक में जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी का डिस्कशन मैंने करा दिया है। बायोलॉजी का भी करा दिया है, फिजिक्स का इसके बाद आ जाएगा और इसके बाद हिंदी का सेट चालू करेंगे और टॉपिक वाइज डिस्कशन कराते चलेंगे। जीके के भी कराएंगे। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहिए और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।